नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। साथियों आज हम हिंदी व्याकरण का पेपर नंबर 38 हल करने वाले हैं। तो इसके पहले के 37 टेस्टों को आप वीडियो को लास्ट में मैं प्ले लिस्ट लगाता हूं उसमें देख सकते हो। हिंदी के पूरे 100 टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे। 100 टेस्टों की ये सीरीज है। यहाँ हिंदी के साथ में साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड के भी 100 टेस्टों की सीरीज है। राजस्थान जीके की NCERT RBSC कक्षा 6 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं उसके 100 तो डिटेल क्लास से और 100 टेस्ट आपके लिए निःशुल्क ही इस YouTube चैनल पर करवाए जा रहे हैं। यहाँ पर ये जो हिंदी व्याकरण और शिक्षण का पेपर नंबर 38 है ये रीट पात्रता परीक्षा 2021 लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए, थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर लेवल 1 एवं लेवल 2 के लिए, साथ ही फर्स्ट एवं सेकंड ग्रेड की भर्ती के लिए भी बेहद ही उपयोगी साबित होगा। व्याख्यात्मक रूप से सभी प्रश्नों के यहाँ पर हल करवाए जाएंगे। तो यदि आप वाकई में अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस टेस्ट सीरीज को लगातार अटेंड जरूर करिएगा। साथियों शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, बाल बच्चों को भूखा मरना पड़ता है, रेखांकित शब्द का समास विग्रह होगा। यहाँ पर रेखांकित शब्द है बाल बच्चों, ठीक है। तो इसका आपको समास विग्रह करना है। बाल और बच्चों, बालक और बच्चों, बाल या बच्चों और बच्चों आदि। तो देखो यहाँ पर उपरोक्त जो शब्द दे रखे हैं इसका समास विग्रह क्या होगा साथियों। इसका प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है। थोड़ा सोच करके उत्तर दीजिएगा क्योंकि जल्दबाजी में क्या हम उत्तर गलत कर देते हैं आसान से दिखने वाले प्रश्नों का भी। साथियों बाल बच्चों, इसका जो सही समास विग्रह होगा बच्चों आदि, न कि बालक और बच्चों, बाल और बच्चों, न ही बाल या बच्चों। तीनों ही गलत है। चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 की ओर। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। अनुस्वार का प्रयोग इनमें से किस विकल्प में हुआ है? आँख, भैंस, गंगा और भेंट। यहाँ पर 4 विकल्प है, चारों में अनुस्वार है या फिर चंद्र बिंदु है, ऐसा कुछ लगा है किसी ने कहीं ना कहीं सभी चीज़ें हैं। लेकिन अब आपको ये देखना है कि अनुस्वार, ओनली अनुस्वार किस में लगा हुआ है। तो ये जो आँख शब्द है इसमें तो क्या लगा हुआ है साथियों? चंद्र बिंदु लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? चंद्र बिंदु। भैंस शब्द में भी चंद्र बिंदु लगा हुआ है, भेंट शब्द में भी चंद्र बिंदु ही लगा हुआ है। लेकिन जो गंगा शब्द है, गंगा शब्द में चंद्र बिंदु नहीं है बल्कि गंगा शब्द में क्या लगा हुआ है? अनुस्वार लगा हुआ है। अतः यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 2 है इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प होगा, गंगा शब्द में अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 है, विलोम की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? नत का अवनत, अनुराग का विराग, आदित्य का उपत्यका और खल का सज्जन। तो अशुद्ध बताना है। कौन सा विकल्प आपको लग रहा है कि भाई यार ये तो अशुद्ध है? विलोम की दृष्टि से देखना है साथियों। तीसरा जो प्रश्न है, खल, खल का मतलब बुरे व्यक्ति से लिया जाता है, तो इसका सज्जन बिल्कुल सही है। अनुराग का विराग विलोम होता है, आदित्य का उपत्यका होता है, लेकिन नत का अवनत नहीं, नत का उन्नत होता है साथियों। क्या होता है? नत का उन्नत होता है। यहाँ ये क्या दे रखा है? गलत दे रखा है। अतः तीसरे प्रश्न में प्रथम विकल्प जो है ये विलोम की दृष्टि से अशुद्ध है। तो फर्स्ट विकल्प आपके थर्ड प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। चौथा प्रश्न पूछ रहा है आपसे, किसी तथ्य या वस्तु को गलत समझ लेना वाक्यांश के लिए एकल शब्द होगा। संदेह, संशय, भ्रांति और अज्ञान। देखो कोई भी तथ्य है या कोई वस्तु है उसको गलत समझ लिया जा रहा है तो क्या उसको अज्ञान कहेंगे? जी नहीं, उसको अज्ञान नहीं कहेंगे। अज्ञान का मतलब तो जिसकी जानकारी ही नहीं होती है। संदेह, संदेह, संशय और भ्रांति, तो इन तीनों में से जो सही आंसर है, कोई भी तथ्य या वस्तु को हम गलत समझ लेते हैं तो उसको भ्रांति की अवधारणा दी जाती है। भ्रांति, ठीक है। तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 4 में सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5 की ओर। पांचवा प्रश्न देखते हैं। आपके पांचवा प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? प्रहार, कहार, संहार और विहार। चारों में ही ऐसा लग रहा है कि यार इनमें तो उपसर्ग लगा हुआ है, बट एक ऐसा विकल्प है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा है। आपको उसी शब्द का चयन करना है साथियों। हार शब्द मूल होता है, यदि हम इसमें वी उपसर्ग लगा दें तो शब्द बनता है विहार, जिसका अर्थ घूमने से लिया जाता है, ठीक है।
संहार जो शब्द है इसमें सम प्लस हार से इसका निर्माण हो रहा है। हार तो मूल शब्द है और सम इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो इन दोनों में तो उपसर्ग लगा हुआ है। प्रहार शब्द की बात करें तो प्रहार प्र उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, प्र प्लस हार प्रहार शब्द बन जाता है। लेकिन कहार, कहार में क प्लस हार कहार नहीं होता है, इसके टुकड़े आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क प्लस हार इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अतः यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है इसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पांचवें में सेकंड विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो छठा प्रश्न है, प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? नाई, मालिन, वसुदेव और सुंदर। जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है साथियों, उस शब्द का आपको चयन करना है। तो अगर हम देखें सुंदर, सुंदर एक विशेषण शब्द है, मूल शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। वसुदेव मूल शब्द है, वसुदेव में कई बार क्या होता है, हम अप्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन जाता है वासुदेव। क्या बन जाता है? वासुदेव। तो साथियों इसमें अप्रत्यय तब लगता है जब यहाँ वाह होता है, न कि वह होने पर इसमें कोई जो प्रत्यय है वो नहीं होता है। तो तीसरे चौथे में तो कोई प्रत्यय नहीं है। नाई शब्द में भी कोई प्रत्यय नहीं है, लेकिन माला, माला में इन प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनता है मालिन। अर्थात दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही होगा, क्योंकि इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। सेकंड विकल्प आपके सही है छठे प्रश्न में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 की ओर। तो सातवां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 7 है, परमाण वस्त्र शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी है? अयादि संधि, व्यंजन संधि, यण संधि और विसर्ग संधि। तो पहले परमाणु वस्त्र शब्द का आपको क्या करना पड़ेगा? संधि विच्छेद करना पड़ेगा, क्योंकि संधि विच्छेद करने पर ही तो पता चलेगा कि कौन सी संधि होगी। तो परमाणु वस्त्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? परमाणु प्लस अस्त्र। क्या होगा? परमाणु प्लस अस्त्र शब्द क्या बनेगा? परमाणु वस्त्र। ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, मतलब यण संधि का उदाहरण है, और ऊ किस में बदल जाएगा? वह में बदल जाएगा साथियों। इस प्रकार आपके ये यण संधि का उदाहरण है। तो थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 7 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 8 की ओर। आठवां प्रश्न देखते हैं, देशाटन शब्द में कौन सा समास है? अधिकरण तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। तो देशाटन, देशाटन का मतलब होता है भ्रमण करना, देश में भ्रमण करना। साथियों प्रश्न संख्या 8 में, अरे यार मैंने तो इसका आंसर ही बता दिया, देश में भ्रमण करना। तो अधिकरण में पेपर होता है ना ये, तो देश में अटन, अटन मतलब घूमना, तो अर्थात अधिकरण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है साथियों। 8वें प्रश्न में प्रथम विकल्प आपके बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9 की ओर। रेगुलर आपको क्लासेज मिल रही है, इसका फायदा उठाइए साथियों। लगातार टेस्ट अटेंड करेंगे तो आपको एग्जाम में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। जो प्राणों को दुख देने वाला हो के लिए एकल शब्द होगा? प्राणांतक, प्राणहंता, मर्मांतक और प्राणघातक। प्राणों को दुख देने वाला हो उसके लिए एकल शब्द का आपको प्रश्न संख्या 9 में चयन करना है। तो बताओ 9वें प्रश्न में कौन सा विकल्प आपका सही है? देखो, जो प्राणों को दुख देने वाला होता है उसको मर्मांतक के नाम से जाना जाता है साथियों। प्राणहंता, प्राणों को हरना, प्राणाहंतक, प्राणों को हरने वाला, प्राणों के लिए घातक, प्राणघातक, लेकिन प्राणों को दुख देने वाला मर्मांतक कहलाता है। तो थर्ड विकल्प आपके 9वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न संख्या 10 की ओर। 10वां प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका बहुवचन नहीं बनेगा? पाठक, मैं खाना, जाएगा और वर्षा। तो देखो, जिसका बहुवचन नहीं बनेगा उस विकल्प का आपको 10वें प्रश्न में चयन करना है। पाठक शब्द है, पाठक अगर एक वचन शब्द है, इसका यदि हम बहुवचन बनाते हैं तो पाठक का पाठ को हो जाता है, तो इसका बन रहा है। मैं खाना शब्द अगर एक वचन है तो मैं खाना का अगर हम बहुवचन बनाएं तो शब्द मैं खाने बन जाता है, तो इसका भी बन रहा है साथियों। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। जाएगा एक वचन है तो जाएगा का जाएंगे शब्द बन जाता है, इसका भी बहुवचन हो रहा है। लेकिन वर्षा, वर्षा का कोई बहुवचन नहीं होता है साथियों। वर्षा शब्द सदैव एक वचन में रहता है, अतः चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न,
इनमें से किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है? किसमें? सामान्य भूतकाल में है, ये देखना है। उसने खाना खाया, उसने खाना खाया है, उसने खाना खाया था, वह खाना खा रहा था। सामान्य भूतकाल, भूतकाल का मतलब जो क्रिया हो चुकी है, मतलब पहले के समय वाली चीजें भूतकाल में चली जाती है। तो सामान्य भूतकाल की बात की जा रही है। अब भूतकाल के भी कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं साथियों। उसने खाना खाया है, खाया है मतलब अभी की बात है, तो इसमें आसन्न भूतकाल है। किसमें है? दूसरे विकल्प में क्या है? आसन्न भूतकाल इसमें है। वह खाना खा रहा था, खा रहा था मतलब पहले की बात है, और लेकिन क्रिया पूर्ण नहीं हुए हैं, तो फिर ये चला जाएगा अपूर्ण भूतकाल में। किसमें? अपूर्ण भूतकाल में। उसने खाना खाया था, खा लिया था मतलब यहाँ पर ये पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है। और उसने खाना खाया, अब यहाँ ये पता नहीं चल रहा कब खाया, खाया था, खाया है, ऐसा कुछ नहीं है। अतः जो विकल्प नंबर 1 है 11वें प्रश्न का, ये आपके सामान्य भूतकाल का उदाहरण है साथियों। 11वें में प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा सरल वाक्य नहीं है? अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, उस समय मैं पुस्तक पढ़ रहा था, विमला पेड़ गिनती रही, माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है। ठीक है, तो 4 वाक्य है आपके सामने। उस वाक्य का चयन करो मित्रगणों जो सरल वाक्य नहीं है, अर्थात तो 3 वाक्य कैसे हैं? सरल है और 1 सरल नहीं है, या तो संयुक्त होगा या मिश्र होगा, तो आपको देखना है। देखो, पहला विकल्प देखे, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, सरल वाक्य या साधारण वाक्य का उदाहरण है। उस समय में पुस्तक पढ़ रहा था, ये भी सरल या साधारण वाक्य में आ जाता है। विमला पेड़ गिनती रही, ये भी सरल या साधारण में आ जाता है। लेकिन माँ काम में है और बच्चा खेल रहा है, और से वाक्य जुड़ रहा है साथियों, दोनों अलग अलग वाक्य है, अर्थात ये एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये संयुक्त वाक्य का, ये सरल नहीं है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 12 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 13 की ओर। 13वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 13 है, अशुद्ध शब्द वर्तनी का चयन कीजिए। अभ्यारण्य, तदनुकूल, सहिष्णु और नार्युचित। अशुद्ध शब्द वर्तनी मतलब जो शब्द अशुद्ध है उसका चयन आपको 13वें प्रश्न में करना है साथियों। तो नार्युचित शब्द का निर्माण नारी प्लस उचित से हुआ है, यण संधि का उदाहरण है और जो बिल्कुल सटीक लिखा हुआ है। सहिष्णु बिल्कुल शब्द शुद्ध है। तदनुकूल शब्द का निर्माण तत् प्लस अनुकूल, तत् प्लस अनुकूल। यहाँ पर इसमें कौन सी संधि हो रही साथियों? व्यंजन संधि हो रही है और ये बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। लेकिन अभ्यारण्य शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत है वर्तनी की दृष्टि से, क्योंकि अभ्यारण्य का संधि विच्छेद होता है अभय प्लस अरण्य। क्या होता है? अभय प्लस अरण्य, और शब्द बनता है अभयारण्य। क्या बनता है? अभयारण्य। अर्थात विकल्प नंबर 1 क्या है साथियों? यहाँ अशुद्ध है। तो 13वें में प्रथम विकल्प आपके सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। 14वां प्रश्न देखेंगे, मातृभाषा का शिक्षण होना चाहिए औपचारिक रूप से, अनौपचारिक रूप से, कोई नहीं या व्याकरण की कक्षा में। तो कोई नहीं को तो हम यहाँ से हटा देंगे, क्योंकि कोई नहीं वाला विकल्प आपके एग्जाम में सही नहीं होता है। मातृभाषा का जो शिक्षण है साथियों, व्याकरण की कक्षा में नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि व्याकरण की कक्षा में तो व्याकरण का शिक्षण करवाया जाता है। मातृभाषा का मतलब किससे लिया जाता है? वह भाषा जिसको बच्चा शुरू से ही सुनता है, सबसे पहले उसी भाषा को सुनता है, उसी भाषा को वो बोलना सीखता है, उसी भाषा में चीज़ों को वो व्यक्त करता है, अपने विचारों को व्यक्त करता है। तो ऐसी मातृभाषा का शिक्षण औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से किया जाना चाहिए साथियों, क्योंकि औपचारिक का मतलब तो नियमबद्ध व्यवस्था हो गई। मातृभाषा जिस भाषा को वो बोल रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है, सब चीज़ें उसी के माध्यम से कर रहा है, तो अतः उसका शिक्षण औपचारिक नहीं बल्कि अनौपचारिक रूप से किया जाना चाहिए। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15 पे आते हैं, सेकंड विकल्प रहेगा। चलिए 15वां प्रश्न, कविता शिक्षण में उत्प्रेरणात्मक उपक्रम के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है? चित्र प्रदर्शन विधि, संभावी कविता द्वारा, प्रश्नोत्तर रचना द्वारा और कवि परिचय द्वारा। तो देखो, उत्प्रेरणात्मक उपक्रम किसको कहा जाता है, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उत्प्रेरणात्मक उपक्रम का मतलब प्रस्तावनात्मक प्रश्नों से लिया जाएगा, प्रस्तावनात्मक प्रश्नों से। साथियों, कविता मतलब पद्य शिक्षण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर यदि हमें पद्य शिक्षण में
प्रस्तावना करानी है तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त किसको माना जाता है? जो संभावी कविता है, संभावी मतलब समान भाव वाली। जैसे वीर भाव की हम कविता पढ़ा रहे हैं तो उससे संबंधित ही कोई दूसरी वीर भाव वाली कविता से ही हमें बच्चों को प्रस्तावना प्रश्न देने चाहिए। अतः दूसरा विकल्प आपके प्रश्न 15 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 की। साथियों प्रश्न नंबर 16 आपसे पूछ रहा है, वर्तनीगत अशुद्धियों को सुधारने का कार्य किस विधि में किया जाता है? मॉन्टेसरी विधि में, रूपरेखा अनुकरण विधि में, पेस्टोलॉजी विधि में और जेका-टाट विधि में। तो देखो, जो वर्तनीगत अशुद्धियां होती है उसको सुधारने का कार्य जिस विधि में करते हैं साथियों, क्या कहते हैं उसको? जेका-टाट विधि। जेका-टाट विधि को आप स्वयं संशोधन विधि भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? स्वयं संशोधन विधि भी इसको आप कह सकते हो। और इसमें वर्तनियों की जो अशुद्धियां हैं उनको दूर करने का कार्य किया जाता है। तो 16वें में आपके चौथा विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। साथियों 17वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 17 है, रायबर्न के अनुसार किस कक्षा से बालक को व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए? कक्षा 6 से, कक्षा 5 से, कक्षा 9 से और कक्षा 3 से। तो यहाँ अब आपको अपने अनुसार नहीं बतानी है, क्योंकि पूछा किसके अनुसार है? रायबर्न के अनुसार पूछा है साथियों। तो रायबर्न का क्या मानना था कि भाई बच्चे को आप व्याकरण की शिक्षा कब से आरंभ करोगे? तो 17वें प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है, रायबर्न का मानना था कि बालक को व्याकरण की शिक्षा कक्षा 6 से प्रारंभ करनी चाहिए। कक्षा 6 से पहले उनको व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 17 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं साथियों। तो चलिए 18वां प्रश्न देख लेते हैं। आपके प्रश्न नंबर 18 है, मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है, शारीरिक विकास में वृद्धि लाई जा सकती है, लिखने की गति में वृद्धि लाई जा सकती है, नेत्रों की गति में वृद्धि लाई जा सकती है और सुनने की गति में वृद्धि लाई जा सकती है। मौन वाचन, मन ही मन में जो चीज़ों को हम पढ़ते हैं वो कहलाता है मौन वाचन। और इससे आप मन ही मन में पढ़ रहे हो तो लेखन कला बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो लिखने की गति में वृद्धि नहीं ला सकते। शारीरिक विकास तो किसी भी प्रकार से येन केन होना ही नहीं है। सुन भी नहीं रहे हो क्योंकि आप तो मन ही मन पढ़ रहे हो। साथियों नेत्रों की गति में आप मौन वाचन के माध्यम से वृद्धि ला सकते हो। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न संख्या 18 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19 की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा साथियों। आपका लाइक शेयर हमें मोटिवेट प्रदान करता है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि और बेटर चीज़ आपके लिए हम ला सकें। चलिए 19वां प्रश्न देख लेंगे। 19वां प्रश्न है, हस्तकौशलों का मूल्यांकन करने हेतु प्रयोग करते हैं मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, रचनात्मक परीक्षा और इनमें से सभी। समझना, चीज़ों को समझोगे तो शिक्षण विधियां आसानी से सही होगी। लेवल फर्स्ट में 40 प्रश्न मेन पेपर में आते हैं और 60 प्रश्न जो पात्रता पेपर है उसमें आते हैं। लेवल सेकंड में भी लगभग 40 से 50 प्रश्न आपके पात्रता में आते हैं और लगभग 30-40 प्रश्न आपके मेन पेपर में आएंगे। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड भर्ती में भी शिक्षण के प्रश्न पूछे जाते हैं, हिंदी के प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, इनको आप मिस मत किया करो यार। हस्तकौशलों का मूल्यांकन करना है मौखिक और लिखित परीक्षा के माध्यम से। आप ज्ञानात्मक पक्ष का और व्यक्ति का जो मौखिक पक्ष से तो जो भाषा प्रवाह है उसका मूल्यांकन आसानी से हो जाता है। लेकिन हस्तकौशलों का मूल्यांकन यहाँ पर आप रचनात्मक परीक्षा यदि बच्चों से करवाते हो। रचनात्मक परीक्षा का मतलब क्या होता है? जिसमें बालकों से कुछ चीज़ें बनवाई जाती है। किससे बनाएंगे? हाथों से ही बनाएंगे। अतः हस्तकौशलों का मूल्यांकन करने हेतु रचनात्मक परीक्षा सबसे बेस्ट रहेगी। विकल्प नंबर आपका 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 19 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 की ओर। 20वां प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षण सहायक उपकरण चुनने का आधार है प्रदर्शन, उपयोगिता, अनुभव और आयु विकास। तो देखो क्या मानता है साइकोलॉजी, क्या मानती है, मनोविज्ञान क्या मानता है कि बच्चों को जो सहायक उपकरण बच्चों के लिए प्रयोग में लाते हैं पढ़ाते समय, शिक्षण करते समय, उसका चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए? प्रदर्शन के, अनुभव के, उपयोगिता के या आयु विकास के? तो मनोविज्ञान का मानना है ऐसे सहायक उपकरणों का चुनाव हमें आयु विकास के आधार पर करना चाहिए। आयु विकास का मतलब क्या होता है? बालक की उम्र कितनी है उस आधार पर
बालक की उम्र तो 5 साल है और आप उसके लिए ऐसी सहायक सामग्री लेकर आगे जो 15 साल के बालक समझ पाएगा, तो फिर उसका क्या मतलब आया। अतः चौथा विकल्प आपके 20वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है अपने वश में करना, अपना स्वार्थ देखना, निंदा करना और इनमें से सभी। तो देखो, अपना उल्लू सीधा करना मतलब यूं है, सीधा सीधा सा मतलब कि खुद का काम निकलना चाहिए सिर्फ, ठीक है। तो साथियों, अपना उल्लू सीधा करना ये जो मुहावरा है, इसका अर्थ निंदा करना या अपने वश में करना नहीं होता है, बल्कि अपना स्वार्थ देखना, खुद का निजी स्वार्थ देखना ही अपना उल्लू सीधा करना कहलाता है। सेकंड विकल्प आपके 21वें प्रश्न में सही है, दूसरा विकल्प। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 22 की ओर। तो 22वां प्रश्न है आपके, रामधारी सिंह दिनकर ओज के कवि है, वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है। चिन्ह का प्रयोग ये देखो आप, ये इस प्रकार से निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, संक्षेपण चिन्ह और अवतरण चिन्ह। तो ये जो दिनकर के साइड में जो चिन्ह लग रहे हैं ना, ये रामधारी सिंह दिनकर, दिनकर के इधर भी और दिनकर के बाद में भी और पहले भी, इस चिन्ह के बारे में आपसे पूछा है साथियों। 22वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है, अच्छी तरह से देख लीजिए। इनको क्या कहा जाता है, अवतरण चिन्ह के नाम से इनको जाना जाता है साथियों। ये जो चिन्ह लग रहे हैं, इनको अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 22 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 23 की ओर। देखो, आपको कमेंट करके भी ये भी बताओ, प्रश्न नंबर 23 है, इनमें से अशुद्ध है, अशुद्ध का आपको चयन करना है। पहला विकल्प है महाराजा, महान है जो राजा। दूसरा विकल्प है बीचों बीच, बीच के बाद। तीसरा विकल्प है अध खिला, आधा है जो खिला। चौथा है आप बीती, आप पर बीती। मतलब समास युक्त और समास विग्रह वाले शब्द आपके सामने रख रखे हैं। तो कौन सा आपको प्रश्न संख्या 23 में अशुद्ध लग रहा है, उसका आपको चयन करना है साथियों। महाराजा शब्द को देखें तो महाराजा का जो समास विग्रह होता है, महान है जो राजा, बिल्कुल सही है। आप बीती, आप पर बीती, अध खिला, आधा है जो खिला, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जो बीचों बीच शब्द है, बीचों बीच शब्द का जो समास विग्रह है होता है, वो क्या होता है, बीच ही बीच में। क्या होता है, बीच ही बीच में क्या कहलाता है, बीचों बीच, ना कि बीच के बाद। अर्थात जो दूसरा विकल्प है ये क्या हो गया, फिर अशुद्ध हो गया साथियों। तो 23वें में आपके सेकंड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की ओर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 24। साथियों, प्रश्न नंबर 24 है, निम्न में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध है। सभी शब्द अशुद्ध देखना है। पहला विकल्प है निस्संदेह, अधोपतन और वाल्मीकि। दूसरा विकल्प है इकाइयाँ, हिंदुओं और बुद्धिमती। तीसरा विकल्प है श्रीमती, औदार्यता और व्यवहारिक। और चौथा विकल्प है निरोग, पुनरोक्ति और चौतसना। तो देखो, यहाँ पर वाल्मीकि शब्द शुद्ध है, यहाँ बुद्धिमती शब्द शुद्ध है, लेकिन तीसरा विकल्प श्रीमती, श्रीमती में बड़ी की मात्रा यहाँ पर आएगी तो ये गलत है। औदार्य या उदारता ऐसा होता है, औदार्यता कोई शब्द नहीं होता है। और व्यवहार प्लस एक व्यावहारिक, ये तीनों ही क्या है साथियों, फिर अशुद्ध शब्द हो जाते हैं। तो तीसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 24 में सही है। अब आज का अंतिम और 25वां प्रश्न आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर ये लास्ट टेस्ट है 25 प्रश्नों वाला। आपके आने वाले समस्त जो टेस्ट है, लगभग ये मानिए अभी आपके पास जो 62 टेस्ट और आने वाले हैं, वो सभी 30-30 प्रश्नों के ही रहेंगे साथियों। कुछ इमरजेंसी में मैंने ये टेस्ट बनाए थे आपके लिए। तो देखो, मूढ़ का विलोम होगा मूर्ख, चतुर, अल्पज्ञानी और अज्ञानी। आपको मूढ़ का विलोम बताना है साथियों। मूढ़ का विलोम अज्ञानी नहीं होता है, ज्ञानी का होता है अज्ञानी। तो ना ही मूर्ख ना ही अल्पज्ञानी, बल्कि मूढ़ का विलोम चतुर होता है। तो दूसरा विकल्प 25वें प्रश्न में सही है। आज का ये टेस्ट पूरा हुआ, कमेंट करके जाइएगा कितने प्रश्न आपके 25 में से सही बैठ रहे हैं। कहीं कोई त्रुटि नजर आए तो वो बता करके जाइएगा। वीडियो कैसा लगा अपना अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा साथियों। हमारे साथ मिलते हैं अगले वीडियो में अगली क्लास के साथ। बेस्ट क्वेश्चन आपको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।